घर पहुंचकर वांगजी ने नन्हे जान के हथेली पे दवाई लगा दिया और नन्हे जान सोने लेट गया, लेकिन वांगजी करीब फ्लोर पे बैठकर देखता रहा। दवाई को सूखने देना होगा, नहीं तो सारे चादर पे लग सकता है, इसलिए नन्हे जान ने हाथ को कड़क बना रखा। ठीक उसी तरह जिस तरह रात को कभी हम मेहंदी लगाकर सूखने हाथ को सीधे और कड़क बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। जल्दी सुखाने के लिए वांगजी फूंकने लगा। आखिर सेजी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, उसे समझ नहीं आ रहा। विंग के पास जांगफू है, क्या ये विंग का गलती है? अपने गुस्सा को सेजी ने किस तरह एक छोटे मासूम जान पे निकाली है। गलती उसी की है जो एक छोटे बच्चे पे ईर्ष्या कर रही है और इस तरह गुस्सा निकाल रही है। कुछ देर में सूख जाएगा, सो जाओ। खामोशी से नन्हे जान ने आंखें बंद कर लिया। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था और सेजी के लिए गुस्सा फूट रहा था। अगले सुबह उसने अपने हाथों से नन्हे विंग को खाना खिलाया, फिर विद्यालय भेजा। नन्हे विंग बिना किसी शिकायत के जाने लगा। वांगजी को लगा था कल के मार के बाद शायद नन्हे विंग विद्यालय जाने और सेजी को देखने से डरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नन्हे विंग को अंदाजा है कि उसका जांगफू बहुत मेहनत कर रहा है। शुरू से ही इतना मेहनत कर रहा है कि हर दिन हथेली पे कई सारे नए निशान होता है। उसे पढ़ाने के लिए उसके जांगफू ने सिक्का खर्च करके एक पटिया, मिट्टी से बनी पेंसिल और एक किताब भी खरीद कर दिया है। इतना ही नहीं, अपने लिए कपड़े ना खरीद कर उसके लिए एक नए कपड़े खरीद कर दिया, ताकि कपड़े हर दिन बदल बदल कर वो विद्यालय जा पाए। फिर वो जांगफू को निराश कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं है कि उसे डर नहीं लग रहा, लेकिन वो मासूम अपने डर को अंदर छिपाकर गुरुजी का सामना कर लेगा। विद्यालय पहुंचने के कुछ देर बाद सेजी भी पहुंच गई। जैसे ही उसकी नज़र नन्हे विंग पे गया, वो अजीब नफरत के नज़र से दो पल घूरने लगी, फिर अपने जगह पे पैर के नीचे जाकर बैठ गई। हर बार के तरह मासूम विंग ने पटिया और पेंसिल निकाल लिया। बच्चे इंतजार में है, अब गुरुजी पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, सेजी की नफरत और गुस्से भरी नज़र तो नन्हे विंग पे है। वो चाहती है विंग अपना पटिया मिंगयांग को दे, क्योंकि कल गलती से मिंगयांग का पटिया विंग से टूट गया था और अब मिंगयांग के पास कोई दूसरा पटिया नहीं है। नन्हे विंग ने देखा गुरुजी गुस्से नज़र से उसे घूर रही है, इसलिए नन्हे जान ने धीरे गर्दन झुका लिया। उस मासूम के चेहरे का रंग पूरी तरह उतर चुका है। खैर, जो भी हो, वो टिका रहना चाहता है। वो खुद का पटिया देने के लिए लेकर खड़ा हो गया, लेकिन तभी तुझी नन्हे जान ने नज़र पीछे की तरफ किया। देखा वहाँ उसका जांगफू आया हुआ है। वांगजी को देखकर सेजी की तो चेहरे का रंग ही उड़ गई। उसे लगा नहीं था वाइफ के पीछे वांगजी भी पहुंच जाएगा। वांगजी ने नन्हे विंग को बुलाया और नन्हे विंग सेजी के तरफ देखने लगा। सेजी ने जाने का इशारा की और नन्हे विंग वांगजी के पास पहुंचा। वांगजी ने एक नया पटिया नन्हे जान के हाथ पे थमा दिया। कल गलती से मिंगयांग का पटिया टूट गया था ना, ये उसे दे देना। अब तुम बिना डरे रह सकते हो। मिंगयांग के लिए खरीदा जांगफू? अभी खरीद कर लाया हूँ। उसका पटिया गलती से टूट गया था तुमसे। अब बुरा महसूस मत करना और मन लगाकर पढ़ाई करना। उसने बाहों में भर लिया। आखिरकार जांगफू ने मिंगयांग के लिए नया पटिया खरीदा। ये नन्हे जान को बहुत अच्छा लगा। वो मासूम हस्बैंड के बाहों में थोड़ा मुस्कुराने लगा। वांगजी ने सिर पे किस किया, फिर नज़र सेजी पे किया, जो उन दोनों को ही देख रही है। वांगजी ने अपना नज़र थोड़ा सख्त बना लिया। दोपहर को मैं इंतजार करूँगा। विद्यालय छूटते ही घर चला आना। अब जाओ। शुक्ला नहीं, शुक्रिया। शुक्ला। इतने मासूम बच्चे को आखिर एक गुरु किस तरह चोट पहुंचा सकती है? वांगजी ने दाएं तरफ के हाथ को लेकर हथेली पे चूमा। वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, एहसास हो रहा है कि ये बच्चा कितना मासूम और पवित्र मन का है। फिर नन्हे जान ने जाकर नया पटिया मिंगयांग को दे दिया। नया पटिया पाकर मिंगयांग खुश हो गई और नन्हे विंग पे गुस्सा करने का सेजी की बहाना भी खत्म हो गया। आज तो बिना कुछ कहे वांगजी काम के लिए निकल गया, लेकिन अगर सेजी ने दोबारा ऐसा की तब वो चुप नहीं रहेगा। दोपहर के वक्त खाना खाते हुए वांगजी ने आज के दिन के बारे में पूछा। नन्हे जान ने कहा अच्छा था। मिंगयांग भी उसके साथ खेली। बाव, मेरे हाथ में बहुत सारे चोट लगा है। क्या तुम पौधे इकट्ठा करके हाना के घर से दवाई पीस लाओगे? नन्हे जान बिना किसी रिएक्शन के मासूम चेहरे के साथ वांगजी को देखने लगा। वो तो हर रात जांगफू के चोटों पे दवाई लगाना चाहता है। वांगजी को एहसास हो चुका है कि नन्हे जान भी थोड़ा हक जताना चाहता है। अगर ये करने देगा तो नन्हे जान खुश हो जाएगा, इसलिए उसने खुद दवाई के बारे में जिक्र किया। जांगफू गुस्सा नहीं होगा? नहीं होगा।
शाम होने से पहले दवाई पीस लाना। उसने बाहें फैलाया और नन्हे जान ने कस गले लगा लिया। वांग जी के लिए अब ये मासूम ही सुख दुख, खुशी गम, मुस्कुराहट, आंसू सब है। ख्याल रखना, मुझे आज आने में थोड़ा देर हो सकता है। अगर घर में अकेला डर लगता है तो हना के घर रहना, मैं लेने जाऊंगा। उस दिन से सब सही चलने लगा। वांग जी हर रोज विद्यालय के बारे में पूछा करता है। नन्हे विंग बताया करता है कि सब सही है। ऐसे ही दिन बीतता गया और वांगशन को साथ रहे 1 महीना हो गया। गांव में वांग जी ज्यादा किसी को पहचानता नहीं है। उसका पहचान सिर्फ बाईफेंग और हना के परिवार के साथ है। वो हना को शेजे और हना उसे छोटा भाई मानती है। जब भी कभी वांग जी को घर लौटने में देर हो जाता है तब हना नन्हे विंग को अपने घर रखकर बेटे के साथ पढ़ाया करती है। फिर घर पहुंचकर वांग जी नन्हे पत्नी को हना के घर से ले आता है। हना भी रोज बेटे से पूछा करती है कहीं शेजी ने फिर से तुजी के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया। युयांग कहा करता है, जब भी गुरुजी तुजी पे गुस्सा करेगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब हना शेजी को गुरु के पद से हटाना चाहती है क्योंकि बच्चे कुछ नया नहीं सीख रहा। इसका मतलब यही है कि शेजी बच्चों को अच्छे से सिखा नहीं रही। वैसे भी अब उसकी ध्यान तो पढ़ाई पे नहीं बल्कि मासूम विंग पे होगी। एक रात वांग जी दरवाजा बंद करके नहा रहा था। जंगपू, अग्नि जल रहा। वांग जी खामोश टब में बैठा है। कभी कभी उसे डर लगता है कहीं वो भी पिता के तरह ना हो जाए। हुई, क्या हुई के बड़े होने तक मैं इंतजार कर पाऊंगा या मैं भी सबके तरह, पिताजी की तरह ही किसी के साथ भी शारीरिक हो जाया करूंगा? ये गलत है, ये गलत है। अब वुइंग ही मेरा सब कुछ है। मैं उसे अपना पत्नी मान चुका हूँ। उसके बड़े होने तक मैं इंतजार करूंगा। जिंदगी की आखिर तक उसका साथ निभाऊंगा, उसके साथ जीऊंगा। जंगपू, अग्नि जल रहा। आ रहा हूँ। पानी गर्म किया जा रहा है और लकड़ी जलते जलते खत्म हो गया है, इसलिए नन्हेजान कह रहा था आग नहीं जल रहा। अब वांग जी ने आराम से कपड़े पहनने के बाद खाना बनाना शुरू किया। बाव, कल मुझे काम नहीं है। विद्यालय भी नहीं है। कल कुछ त्योहार है, माफ़ करना वुइंग, हम नहीं मना पाएंगे। जो भी कमा रहा हूँ मैं उन सिक्कों को जमा करके रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता हमारा साथ कब और कहाँ तक होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ हम हमेशा साथ रहे। हालांकि उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रहा मुझे, फिर भी मैं सिक्का जमा करके रखना चाहता हूँ ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। खाने के बाद वांग जी लेट गया। आज वो पढ़ाई नहीं करवाएगा, आज आराम किया जाए। वो भी थक गया है और बस अब आराम करना चाहता है। नन्हेजान ने पहले जांगफू के हथेली पे दवाई लगा दिया, फिर सोने लेट गया। अब वांग जी के हथेली पे फफोले बनना बंद हो रहा है और धीरे धीरे उसका हाथ मजबूत बनता जा रहा है। वो थोड़ा नन्हेजान के करीब हो गया और नन्हेजान ने मासूम मुस्कुराहट के साथ उसके सिर को बाहों में भर लिया। नन्हे पत्नी के साथ जो सुकून अब वांग जी महसूस करता है, ये अब किसी दूसरे या तीसरे चीज हो या व्यक्ति में नहीं है। इस मासूम को प्यार देना और ख्याल रखना तो आता ही है। आखिर वांग जी उसका राजा है, साथ ही जांगफू भी, तो वो प्यार कैसे नहीं करेगा। इस मासूम का प्यार वांग जी के लिए बहुत पवित्र और सच्चा है। वो बालों को सहलाने लगा कि जंगपू टगा, फिर सो जा। वांग जी ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लिया। अभी वो नन्हे विंग के बाहों में सो गया, लेकिन आधी रात को जब तेज बारिश होने लगा तब उसने नन्हे पत्नी को बाहों में भर लिया। बिजली गरजने की तेज आवाज के वजह से आधी नींद में ही नन्हेजान डर रहा था। ऐसा बिजली गरज रहा था जैसे आसमान फटने वाला हो। वांग जी ने बाहों में भरकर सिर पीठ सहलाते हुए शांत किया और नन्हेजान शांति से सो गया। अब इनका रिश्ता ऐसा है जैसे थकने के बाद विंग हस्बैंड को सुकून महसूस करवाएगा और डरने पर वांग जी वाइफ को संभाला करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है। दूसरी तरफ आधी रात हो गया लेकिन मैडम लैन को नींद नहीं आ रही। हस्बैंड नींद में है और साथ ही हाथ उसकी बेली पे है। मैडम लैन को समझ नहीं आता आखिर हर वक्त चिन्हैंगजुन इतना शांत कैसे रह लेता है। बेटा एक बच्चे को लेकर भाग गया, फिर भी चिन्हैंगजुन शांति से काम ले रहा है। जब मन हुआ तब शारीरिक हो रहा है, अच्छे से खा पी रहा है और साथ ही नींद भी पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि चिन्हैंगजुन को वांग जी का फिक्र नहीं है? खैर, धीरे बेली पे रखे हस्बैंड के हाथ को हटाकर मैडम लैन बाहर निकल गई। आसमान में थोड़ा थोड़ा बादल दिख रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रहा। धीरे धीरे चलते हुए वो टहलने लगी। मौसम अच्छा ही है लेकिन फिर भी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रही।
चलते चलते वो दासियों की कमरा पार करके रखेलों की कमरे के पास पहुंच गई। पता चला आधी रात हो गया, लेकिन कुछ रखेल अभी तक सोई नहीं है, बल्कि एक साथ बैठकर किसी बारे में बात करती हुई हंस रही है। आखिर बात किस बारे में हो रही है, इस बारे में जानने की उसने कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी बातें कान तक पहुंची। अंदर बात चल रहा है चिंगजुन के बारे में। वहाँ इमी के साथ यूशी और भी 4 रखेल मौजूद है। इमी लैन कबीले का पहला रखेल है। अब यूशी बताने लगी कि आखिर उसे चिंगजुन के साथ शारीरिक होते हुए कैसा लगती है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब मुझे ऐसा लगी थी जैसे वो बहुत गुस्सैल है। पहली बार जब वो मेरी कक्ष में आए थे तब मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा था एक बार मुझे पा लेने के बाद फिर कभी वो मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। जितना वो अपने जूते का सम्मान करेंगे मेरी उतना भी नहीं करेंगे। पहली रात में मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके स्पर्श से ऐसा लगा जैसे वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मुझे लगा था पहली रात बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन सच कहूँ तो वो रात बहुत अच्छा और यादगार रहा। आज भी कभी कभी सोचती हूँ काश उस रात के तरह ही और रात आए। मैं डरा करूँगी, बेचैन हुआ करूँगी और वो मुझे अपने साथ सहज महसूस करवाएंगे। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा महसूस होता है। लगता है तुमने बहुत अच्छी तरीके से याद रखा है उस रात को। हाँ, आज भी जब वो मेरे साथ होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगती है। वो बहुत अच्छा है। भले ही उम्र में वो मुझसे 10-20 साल बड़े होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल असहज महसूस नहीं होता। मज़े की बात तो ये है कि वो कभी आखिरी पल में अलग नहीं होता और सब कुछ ख़त्म होने के बाद छोड़ा गया तरल मुझे खुद निकालना पड़ती है। तुम ये इतनी शर्मा कर क्यों बोल रही हो? वो हमारे साथ भी यही करता है। मौजूद सभी ने कहा चिंगजुन उन सबके साथ भी ऐसा ही किया करता है। तुमने ये बहुत अच्छी बात छेड़ा है यूशी। वो कभी अलग नहीं होता और हर बार ख़त्म होने के बाद निकाल कर फेंकने की याद दिलाकर ही कमरे से बाहर निकलता है। यह सब सुनकर दुख दर्द के वजह से मैडम लेन की हाथ और शरीर कांपने लगी। वो खुद में ही इस तरह सिकुड़ रहा था जैसे उसे बहुत भयानक चीज़ से डर लग रही हो। वो धीरे वापस रूम जाने मुड़ गई, लेकिन देखा ठीक पीछे उसका हस्बैंड खड़ा है। यानी लड़कियों ने जो कुछ कही सब कुछ चिंगजुन ने भी सुन लिया, लेकिन उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं है। मैडम लैन ने भी कुछ नहीं कही, बस अब वो जाकर सोने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन चिंगजुन ने धीरे वाइफ की हाथ को लेकर अपने गाल पे रखा। वो यकीन दिलाना चाहता है भले ही वो इन लड़कियों के साथ शारीरिक होता है, लेकिन दिल में जगह सिर्फ लियांगहुआ के लिए है। लेकिन मैडम लैन की हाथ ज़्यादा से ज़्यादा कांपने लगी, आंखों में आंसू भारी हो गया है, बस फिसलने की देरी। लड़कियों ने इस बारे में बात करके गलत किया, इतनी विस्तार से बात करना नहीं चाहिए था। ये सब सुनकर लियांगहुआ को बहुत बुरा लग रही है, ये पता है चिंगजुन को। वो चुमने के लिए होठों के करीब हो ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही मैडम लैन रूम के तरफ जाने लगी और चिंगजुन देखने लगा। फिर वो जब रूम पहुंचा, देखा मैडम लैन एक तरफ होकर खुद को जकड़ के लेटी हुई है। शरीर इस तरह कांप रही है जैसे बहुत बुरा कुछ हो गया हो। इनका प्रेम विवाह हुआ था। मैडम लैन के परिवार को जब पता चला था चिंगजुन लैन परिवार का बड़ा बेटा है, तब उन्होंने मैडम लैन को चिंगजुन के साथ शादी करने से मना किया था, क्योंकि उनको पता है एक कुल प्रमुख का शौक किस तरह होता है। उनके हिसाब से कोई भी लड़का चलता, लेकिन एक राजकुमार या कुल प्रमुख नहीं। उनको डर था कहीं आगे जाकर मैडम लैन को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना ना पड़े जो रानियों को करना पड़ती है। लेकिन मैडम लैन को अपने प्यार पे भरोसा था। उसने घर वालों को यकीन दिलाई थी कि चिंगजुन उसे छोड़कर कभी किसी और के साथ उस तरह का संबंध नहीं रखेगा। उसका चिंगजुन वफादार और बहुत अच्छा पति साबित होगा। उसकी जिंदगी चिंगजुन के साथ एक साधारण जिंदगी की तरह होगा। फिर उसने कम उम्र में ही शादी कर लिया। 1 साल के अंदर उसने वांगजी को जन्म दिया। फिर कुछ महीने बाद से ही चिंगजुन दूसरों के साथ दिखने लगा। फिर कबीला में रखेल के तौर पे जुइमिंग गांव से पहली बार इमी को भेजा गया। मैडम लैन के कहने पे घर वालों ने यकीन किया था कि चिंगजुन कभी दूसरी स्त्री के साथ नहीं दिखेगा, वो कभी रखेल नहीं रखेगा। लेकिन 1 साल बाद ही सब कुछ होने लगा। सब कुछ पल भर में ही बदल गया। उसके घर वाले उसकी मासूम चेहरे को देखकर समझ ही जाते हैं कि आखिर चिंगजुन भी उनमें से ही एक है जिसे हर अगले रात दूसरी स्त्री चाहिए। वो लोग मैडम लैन से कुछ नहीं कहते, कहकर फायदा ही नहीं। अब जब मैडम लैन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ही लिया है तो दर्द भी झेले। अगले सुबह वांगजी ने नन्हे विंग के एक जोड़े कपड़े के साथ चादरें भी धोकर सुखा दिया। आज त्योहार है, इसलिए उसने सोचा रात के वक्त थोड़ा विंग को घुमा लाऊंगा।
2 बजे के करीब वो सोया हुआ था। आजकल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर से थकान जाता ही नहीं है। नन्हे विंग बाहर खेल रहा है। उसका नज़र आसमान पे गया जो काले बादलों से ढका हुआ है और दूर आसमान पे बिजली गरजने की चमक दिख रहा है। बारिश होने वाला है। कपड़े बाहर सुखाया हुआ है और जांगफू सो रहा है। उसने जल्दबाजी में चादरें खींच लिया। चादरें तो बड़े हैं इसलिए पकड़ में आया, लेकिन उसके छोटे कपड़ों का क्या? वो उन कपड़ों तक नहीं पहुंच सकता। रहने दो। वो चादरों को लेकर अंदर भागा और चादरें बिस्तर पर रख दिया। जांगपू, बालिश, जांगपू, बालिश। वांगजी के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मासूम जान जांगफू के चेहरे और बालों को नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर देखने लगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जांगपू, बालिश, कपड़े, बाल। लाता हूँ मैं। आधे नींद की हाल में ही वांगजी कपड़े उठा लाया और दरवाजा बंद करके वापस लेट गया। मौसम इतना खराब है कि ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुका है। नन्हे विंग भी सोने लेट गया और वांगजी ने करीब होकर बाहों में सिर रखते हुए कस पकड़ लिया। फिर अंधेरा होने को कुछ घंटे बाकी था। क्लाउड रिसेस में त्योहार के नाम पे लड़कियों ने चिंगजुन के लिए अपने हाथों से उपहार तैयार किया है। उन सब ने उपहार दिया। फिर चिंगजुन रूम पहुंचा। देखा मैडम लैन खिड़की के पास खड़ी खड़ी बाहर देख रही है। हाथ में मौजूद उपहारों को चिंगजुन ने टेबल पे रखा। लियांगहुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चिंगजुन इंतजार करने लगा शायद लियांगहुआ उसके तरफ मुड़े और मुस्कुराती हुई कहे कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैडम लैन जाकर लेट गई। चिंगजुन समझ गया इस बार लियांगहुआ ने उसके लिए कोई उपहार तैयार नहीं किया है। वैसे मैडम लैन ने देखा कि टेबल पे बहुत सारे उपहार रखा हुआ है, जबकि सारे लड़कियां इतना सारा दे ही चुकी है। फिर उसके उपहार की जरूरत क्या है चिंगजुन को? उसकी ना देने से चिंगजुन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? चिंगजुन जाकर बिस्तर के करीब बैठ गया। फिर वाइफ के हाथ को लेकर चूमने लगा। शायद तुमने इस बार मेरे लिए उपहार तैयार नहीं की। उसने वाइफ के लिए उपहार निकालकर बिस्तर पर रखा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ शाम के वक्त तुम यही कपड़े और गहने पहनो। मेरे लिए तैयार होना। क्या तुम ऐसा करोगी? मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। चिंगजुन करीब होने लगा और धीरे धीरे करीब से करीब और करीब, ज्यादा करीब। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक पहुंच गया। फिर बात यात्रा करने तक पहुंचकर खत्म हुआ। आखिर में वो नहाने चला गया और मैडम लैन चादर के अंदर खामोश रह गई। आज भी चिंगजुन उसके साथ एंजॉय किया करता है, लेकिन मैडम लैन पहले की तरह एंजॉय कर ही नहीं पाती। उसे हर बार ऐसा लगता है जैसे अब हस्बैंड का शरीर उसकी नहीं रहा, गंदा हो चुका है। भले ही चिंगजुन उसको अपनाता है, लेकिन वो हस्बैंड को चाह कर भी अपना ही नहीं सकती। फिर शाम के वक्त मैडम लैन तैयार होकर बाहर पहुंची। हस्बैंड ने जो उपहार के तौर पे नए कपड़े और गहने दिए, उसी से तैयार हुई है वो। चिंगजुन देखता रह गया। उसे पता था इस सफ़ेद हानफू और गहनों में उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत लगेगी। मैडम लैन ने देखा सारे रकेल वही मौजूद है। वो सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन सबको चिंगजुन का वाइफ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बस यही है कि जब मन हो चिंगजुन वाइफ के साथ रहेगा और जब मन हो हमारे पास आ जाएगा। हम रकेल है, हमारा काम है उनको खुश करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाइफ के करीब पहुंचते ही चिंगजुन ने गंधराज के खुशबू को महसूस किया। खुशबू बहुत अच्छी है। तुम मुझे बेकाबू करोगी, इसी का उम्मीद था। खूबसूरत लग रही हो। उसने बाहों में भर लिया और मौजूद लड़कियां देखती रही। ये नज़ारा प्यारा लग रही है उन सबको। एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हुए लड़कियां मुस्कुराने लगी है। मैडम लैन बेरंग चेहरे के साथ खामोश है। यूसी सोचने लगी, काश मैडम लैन की जगह अभी चिंगजुन के बाहों में वो होती तो ज़्यादा खुशी होती। उस तरफ बारिश रुका ही नहीं है। वांगजी बिस्तर पे बैठा है और नन्हे विंग उसके गोद पे साथ ही चादर ओढ़ कर खिड़की से बाहर देख रहा है। लगता नहीं ये बारिश रुकने वाला है। तभी दरवाजे पे दस्तक होने लगा और वांगजी ने दरवाजा खोला। मैं हना का पति हूँ। हना ने कुछ पकवान बनाकर भेजा है। बारिश में आपने ये तकलीफ क्यों किया जी? मैं छतरी साथ लेकर आया हूँ। उसने थोड़ा नजर अंदर के तरफ किया। देखा एक छोटा सा बच्चा चादर ओढ़कर बिस्तर पे बैठा है। वो समझ गया कि यही थुजी है, वांगजी का पत्नी, जिसके बारे में उसका बेटा और पत्नी बता रही थी। असल में युयांग का पिता गांव से बाहर काम करता है। यही वजह है जो वो घर पे ज्यादा नहीं रहता और त्योहार में ही आया करता है। आज त्योहार का दिन है इसलिए वो घर आया। शुक्रिया।
अगर बारिश रुक जाए तो घूमने जरूर आना। शहर में बहुत अच्छे तरीके से त्योहार मनाया जाता है। ये कहकर युयांग का पिता चला गया। वांगजी ने पकवान ले जाकर नन्हे विंग के पास रखा। हना ने भेजा है। जांगपू, अन्ना हमारा अपना है। रिश्ते निभाने के लिए अपना पराया मायने नहीं रखता भाव। मायने रखता है इंसानियत, वफादारी, प्यार, यकीन, भरोसा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सबके साथ रिश्ता तो निभाना चाहता है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। नाजायज रिश्ता। नन्हे विंग को समझ नहीं आया आखिर उसका जांगफू किस बारे में बात कर रहा है। वांगजी अपने पिता के बारे में बात कर रहा था। उसका पिता वैसे तो उसकी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन साथ ही दूसरे लड़कियों के साथ भी नाजायज शारीरिक संबंध रखता है। पत्नी भी चाहिए और रखेल भी। क्या उसके पिता का माँ के प्रति प्यार झूठा है? न चिपकला अपना जांगपू। जांगपू के साथ घूमने जाना था, बारिश नहीं रुका। अगर बारिश रुका तो हम जरूर जाएंगे बाओ। जो भी हो, वांगजी चीज़ों को संभालना सीख गया है। मैं तो कहूँगी वीडियो देखकर जो लाइक नहीं करते वो लोग भी लाइक करना सीख जाओ। वैसे मेरी गले पे खिंच बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया। लगभग मुझे 3 से 4 घंटा लग गया इसे रिकॉर्ड करने में। मुझे पता है, फिर भी लाइक किए बिना ही चले जाओगे। खैर, आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना, और हाँ, लाइक भी ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।